नमस्कार सभी को, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है शारीरिक भाषा के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने में महारत हासिल करना। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि कैसे हम झूठ को पहचान सकते हैं और विभिन्न संस्कृतियों व पेशों में बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए व्यावहारिक कौशल विकसित कर सकते हैं। तो चलिए, इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपका इस प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है, जहां हम शारीरिक भाषा के माध्यम से झूठ और धोखे को पहचानने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य आपको गैरमौखिक संकेतों को समझने और उन संकेतों की मदद से धोखा पकड़ने के व्यावहारिक कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। इसे आप न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक और पेशेवर माहौल में भी प्रभावी रूप से लागू कर सकेंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इस यात्रा में पूरी रुचि से शामिल हों और इस ज्ञान को गहराई से समझें, ताकि हम साथ मिलकर इन तकनीकों का सफलतापूर्वक अन्वेषण कर सकें। इस प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद आप मुख्य बॉडी लैंग्वेज संकेतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, खासकर वे संकेत जो धोखाधड़ी की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ ही आप इन सूक्ष्म संकेतों का निरीक्षण करने और उनकी सही व्याख्या करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह कोर्स विशेष रूप से सुरक्षा, प्रबंधन और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए बेहद लाभकारी है, लेकिन इसे कोई भी जो अपने अंतर्व्यक्तिगत विश्वास कौशल को बेहतर बनाना चाहता है, अपना सकता है। आप असंगत व्यवहार को पहचानने में सक्षम होंगे, जो किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अंगविन्यास और इशारों के माध्यम से आप लोगों की विश्वसनीयता का आकलन करने की क्षमता भी विकसित करेंगे। अंत में, यह कोर्स आपके संचार की प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी मदद करेगा, जिससे आप बेहतर संवाद स्थापित कर सकेंगे। झूठ को हम ऐसे जानबूझकर दिए गए मिथ्याचार के रूप में समझ सकते हैं, जिनका मकसद किसी को भ्रमित या भटकाना होता है। धोखा इससे एक कदम आगे है, क्योंकि इसमें वे सभी कृत्य शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति के मन में गलत विश्वास पैदा कर देते हैं। धोखे के कई प्रकार होते हैं, जैसे सीधे झूठ बोलना, बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, महत्वपूर्ण जानकारी छुपा देना या पूरी तरह से कुछ बनाटना। इन सभी रूपों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शारीरिक भाषा और व्यवहार की मदद से धोखे का पता लगाने की नींव बनता है। साथ ही किसी की मंशा या इरादे को समझना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे हम गलतफहमियों और गलत निर्णयों से बच सकते हैं और अपनी समझ में स्पष्टता ला सकते हैं। शारीरिक भाषा हमारी भावनाओं और इरादों को प्रकट करती है, जो अक्सर शब्दों के पीछे छुपी होती हैं। जब हम धोखा पकड़ने की बात करते हैं, तो असल में हम उन संकेतों की खोज कर रहे होते हैं जो बोले गए शब्दों से मेल नहीं खाते। इस प्रक्रिया में हमें खासकर चेहरे के हाव भाव, आंखों की गतिविधि, इशारों, शरीर की मुद्रा और आवाज के स्वर पर ध्यान देना होता है। इन संकेतों के समूहों को पहचानना धोखा पकड़ने की विश्वसनीयता को काफी बढ़ा देता है। पर इसके लिए संदर्भ या परिप्रेक्ष्य समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संदर्भ के संकेतों का सही मतलब निकालना मुश्किल होता है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि कोई एकल संकेत अकेले में धोखा साबित नहीं करता, बल्कि कई संकेतों को मिलाकर ही सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। चेहरे के भाव सीधे हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। वहीं सूक्ष्म भावाक्षण ऐसे तात्कालिक अनैच्छिक भाव होते हैं, जो 1 सेकंड से भी कम समय तक दिखाई देते हैं। ये बहुत तेजी से होते हैं और अक्सर हमारे सचमुच के भावनाओं को प्रकट करते हैं, भले ही हम कुछ और कह रहे हों। इसलिए सूक्ष्म भावों को पहचानना चाहने के लिए सावधानीपूर्वक अवलोकन और निरंतर अभ्यास जरूरी होता है। खासकर धोखे की स्थिति में इन सूक्ष्म भावों में संक्षिप्त डर, अपराधबोध या तिरस्कार जैसे भाव नजर आ सकते हैं। जब हम जागरूक रहते हैं, तो यह हमें मदद करता है कि हम उन स्थितियों को पहचान सकें जहां किसी के शब्द और उनके भाव मेल नहीं खाते, जिससे हम वास्तविक भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। आंखें धोखे के संकेतों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, हमें आंखों की दिशा, पलक झपकने की दर, पुतली का फैलना और आंखों के संपर्क पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मजबूत सुराग प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें रूढ़ियों से बचना चाहिए, जैसे यह मान लेना कि नजरें हटा लेना हमेशा झूठ बोलने का संकेत है।
इसके बजाय हमें उस व्यक्ति के मूल व्यवहार में होने वाले बदलावों को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर पलक झपकने की दर अचानक बढ़ जाती है या पुतली फैल जाती है, तो यह संज्ञानात्मक तनाव का संकेत हो सकता है, जो अक्सर झूठ से जुड़ा होता है। फिर भी लगातार आंखें मिलाना या अचानक नजरें हटाना भी संकेत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें समझने के लिए संदर्भ और व्यक्तिगत भेदभाव को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए केवल एक संकेत पर भरोसा करने की बजाय पूरे व्यवहार का निरीक्षण करना सबसे प्रभावी तरीका है। जब कोई झूठ बोलता है, तो उसके हाथ और हाव भाव अक्सर उसकी घबराहट या सच छुपाने के प्रयास को प्रकट करते हैं। उदाहरण के तौर पर, लोग अपना मुंह छुपा सकते हैं या बार बार अपने चेहरे को छूते हैं। साथ ही झूठ बोलते समय वे अपने हाव भाव को भी कम कर देते हैं ताकि उनकी असल भावनाएं छुपा सकें। कभी कभी ध्यान भटकाने के लिए हाथ के हाव भाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, ताकि सामने वाला असली बात पर ध्यान न दे। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम असंगतियों पर ध्यान दें। अगर किसी की बातें और उसके हाव भाव मेल नहीं खाते, तो यह झूठ का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई नहीं कह रहा हो लेकिन सिर हिला रहा हो, तो यह विरोधाभासी हाव भाव कहलाता है, जो सच छुपाने की कोशिश को दिखाता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके हाव भाव को उनकी बोली गई बातों से मिलाकर देखें, ताकि हम सच का पता लगा सकें। शारीरिक मुद्रा हमारे भाव और मानसिक स्थिति को बहुत कुछ बताती है। जब कोई व्यक्ति आराम महसूस करता है, तो उसकी मुद्रा खुली और सहज होती है, जबकि असुविधा की स्थिति में हम अक्सर झिझक या तनाव दिखाते हैं। धोखेबाज व्यक्ति आमतौर पर बातचीत से बचने के लिए पीछे हटते हैं, अपने शरीर को बंद कर लेते हैं या थोड़ा मुड़ जाते हैं, जिससे उनकी असहजता झलकती है। तनाव के संकेतों में वे बार बार अपना वजन बदलना या नर्वस लगना शामिल हो सकता है। खुली मुद्राएं ईमानदारी और विश्वसनीयता दर्शाती हैं, जबकि बंद मुद्राएं अक्सर धोखे या छुपाव का संकेत देती हैं। फिर भी यह जरूरी है कि हम सांस्कृतिक फर्कों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में मुद्राओं की व्याख्या अलग हो सकती है। इसलिए किसी की मुद्रा से धोखे का पता लगाने से पहले संदर्भ को समझना आवश्यक होता है। जब कोई धोखाधड़ी कर रहा होता है, तो उसकी आवाज और भाषण शैली में कुछ खास बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले, तनाव के कारण आवाज की पिच अचानक बढ़ सकती है, जिससे सुनने में आवाज थोड़ी अधिक ऊंची लगती है। इसके अलावा भाषण की गति भी प्रभावित होती है, कभी कभी यह तेज हो जाती है और कभी काफी धीमी। कहानियां बताने के दौरान हम अक्सर अधिक विराम या हिचकिचाहट महसूस करते हैं, जो झूठ बोलने की ओर इशारा कर सकती है। इसके साथ ही आवाज और स्वर में असंगतियां भी प्रकट हो सकती हैं, जैसे कि शब्दों के साथ टकराव करना या आवाज का सामान्य से अलग होना। किसी व्यक्ति की सामान्य बोलचाल की शैली में ये बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये संकेत देते हैं कि कुछ गलत हो सकता है। हालांकि हर किसी की भाषा बदलने की प्रवृत्ति अलग होती है, इसलिए अंत में सही निर्णय लेने के लिए उस व्यक्ति की आधार रेखा यानी सामान्य बातचीत की शैली को समझना बहुत जरूरी होता है। यही हमें धोखाधड़ी से जुड़ी आवाज और भाषण शैली के संकेतों को पहचानने में मदद करता है। जब हम झूठ का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम केवल एक व्यवहारिक संकेत पर भरोसा न करें। प्रभावी झूठ की पहचान के लिए हमें कई अलग अलग संकेतों के समूह को समझना होगा, क्योंकि एक अकेला संकेत हमें पूरी तस्वीर नहीं देता। इसके अलावा अगर हमें कई विरोधाभासी या असामान्य संकेत एक साथ मिलते हैं, तो ये हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं और हमें शक करने का मजबूत आधार देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अचानक हुए किसी एक व्यवहार को देखकर जल्दबाजी में निर्णय न लें, बल्कि समय के साथ पैटर्न को तलाशें, जिससे हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इन बातों को ध्यान में रखकर हम बेहतर तरीके से झूठ की पहचान कर सकते हैं। जब हम शरीर की भाषा की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह हर संस्कृति में अलग अलग होती है। एक ही शारीरिक संकेत का मतलब एक संस्कृति में धोखा या झूठ बताना हो सकता है, जबकि दूसरी संस्कृति में वह बिल्कुल सामान्य या सही व्यवहार माना जा सकता है। इसलिए सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आदतें और व्यक्तित्व भी उनकी गैरमौखिक भाषा को प्रभावित करते हैं।
इसलिए केवल सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को समझना भी आवश्यक है। साथ ही हमें स्टीरियोटाइप्स या तेजी से निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम विभिन्न संस्कृतियों के साथ संवाद कर रहे हों। इसीलिए व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का गहराई से ज्ञान लेकर ही हम उनकी शारीरिक भाषा को सही से समझ सकते हैं। और जब हम सांस्कृतिक मानदंडों का सम्मान करते हुए अपनी समझ बढ़ाते हैं, तो हमारी संवेदनशीलता और सटीकता दोनों में सुधार होता है। इस तरह शरीर की भाषा को समझने में सम्मान और संवेदनशीलता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इससे न केवल हमारी बातचीत बेहतर होती है, बल्कि हम दूसरे लोगों के साथ बेहतर संबंध भी स्थापित कर पाते हैं। शारीरिक भाषा का निरीक्षण और मूल्यांकन करते समय सबसे पहले हमें व्यक्ति की मूल स्थिति को स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पहले शांत अवस्था में व्यक्ति को ध्यान से देखना चाहिए ताकि उनके सामान्य व्यवहार और स्वभाव का पता चल सके। इसके बाद बातचीत में खुले प्रश्नों का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न व्यक्ति से अधिक स्वाभाविक और सहज प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह से आराम में हो, तो हमें उनकी मूल स्थिति से हुए किसी भी बदलाव को ध्यान से देखना चाहिए। ये बदलाव उनके भाव या व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद हमें मुख्य संकेतों को याद रखने या नोट्स के रूप में दर्ज करना चाहिए ताकि बाद में समीक्षा करना आसान हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। एक ही व्यवहार के आधार पर तुरंत निर्णय लेना गलत हो सकता है, इसलिए समग्र संदर्भ और कई संकेतों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इस तरीके से हम शारीरिक भाषा का सही और प्रभावी मूल्यांकन कर पाएंगे। जब हम धोखाधड़ी के संभावित संकेतों की बात करते हैं, तो सबसे पहला और बहुत सामान्य व्यवहार है आंखों से संपर्क टालना। खासकर जब महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हों, अगर कोई व्यक्ति बार बार आंखों से संपर्क बनाने से बचता है, तो यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है। इसके अलावा असंगत चेहरे के भाव भी एक बड़ा संकेत हैं। जैसे कि अगर कोई गंभीर तथ्य बताते हुए मुस्कुराता है, तो यह उसके भावनात्मक असंगति को दर्शाता है, जो संदिग्ध हो सकता है। तीसरा, विरोधाभासी इशारों पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति न कहते हुए सिर हिलाता है या कोई ऐसा संकेत देता है जो उसके शब्दों से मेल नहीं खाता, तो यह निश्चित रूप से सवाल उठाता है। और अंत में, अचानक मुद्रा में बदलाव और बेचैनी भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जब कोई चर्चा के दौरान अचानक अपनी मुद्रा बदलता है या नर्वस होकर उंगलियां हिलाने लगता है, तो खासकर नौकरी के इंटरव्यू में यह एक संकेत हो सकता है कि उसे सीधे जवाब देने में परेशानी हो रही है। इन सभी संकेतों को पहचानना हमें आगे की पूछताछ की दिशा बेहतर ढंग से तय करने में मदद करता है, जिससे हम धोखाधड़ी की संभावना को समझ सकते हैं और उचित कदम उठा सकते हैं। जब हमें छल को पहचानना होता है, तो शारीरिक भाषा का अवलोकन एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण साबित होता है। इससे हमें सामने वाले की भावनाओं और नियतों का पता लगाने में मदद मिलती है। साथ ही आज के समय में तकनीकी उपकरणों का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे आवाज तनाव विश्लेषक और चेहरे के भाव पहचानने वाले सॉफ्टवेयर। ये उपकरण हमें संकेत देते हैं, लेकिन याद रखना जरूरी है कि ये मानवीय निर्णयों को बढ़ावा देते हैं, प्रतिस्थापित नहीं करते। इसलिए इन तकनीकों का प्रयोग सावधानी और नैतिकता के साथ करना चाहिए। तकनीक केवल हमारे व्यक्तिगत निरीक्षण और सवाल पूछने की क्षमता को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, न कि उन पर पूरी तरह निर्भर रहने के लिए। अंततः गैजेट्स पर अधिक भरोसा करने के बजाय हमें अपने व्यवहारिक विश्लेषण से निष्कर्षों की पुष्टि करनी चाहिए ताकि हमारा आकलन अधिक विश्वसनीय और संतुलित हो सके। जब धोखाधड़ी का पता लगाने की बात आती है, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले, गोपनीयता का सम्मान करना अनिवार्य है। बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी पर आरोप लगाना गलत हो सकता है और इससे गंभीर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही धोखाधड़ी की जांच में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों का अनुचित उपयोग न केवल विश्वास को तोड़ सकता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरा, हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे काम संगठनात्मक नीतियों और कानूनी नियमों के अनुरूप हों,
ताकि कोई कानूनी समस्या ना हो। साथ ही पर्यवेक्षण को जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। इसका इस्तेमाल बेहतर सवाल पूछने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ किसी की शारीरिक भाषा को देखकर उन पर लेबल लगाना या सजा देना सही नहीं है। अंत में, नैतिक पेशेवर आचरण का पालन करना बेहद जरूरी है, जो हर स्थिति में विवेक, निष्पक्षता और सम्मान की भावना बनाए रखता है। ये सभी बिंदु धोखाधड़ी से निपटने में हमारे काम को न्यायसंगत और प्रभावी बनाते हैं। एनरॉन मामले में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कैसे छलपूर्ण संचार और शरीर की भाषा ने निवेशकों और कर्मचारियों को गुमराह किया। कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को इस तरह प्रस्तुत किया कि कई लोग सच्चाई को नहीं समझ पाए। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान अधिकारियों के गैर मौखिक संकेत भी असंगत और संदिग्ध थे, जो उनके कथनों से मेल नहीं खाते थे। यह हमें बताता है कि केवल बोले गए शब्द ही नहीं, बल्कि शरीर की भाषा भी कितना महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब झूठ पकड़ने की बात आती है। इस मामले ने स्पष्ट रूप से यह दिखाया कि उच्च दाम वाली परिस्थितियों में शरीर की भाषा की सही समझ होना क्यों जरूरी है। और यह सब तथ्य सार्वजनिक न्यायालय रिकॉर्ड और रिपोर्टों से पूरी तरह से प्रमाणित हैं। इस मामले में हमें नोकिया के कार्यकारी अधिकारियों के व्यवहार पर ध्यान देना होगा, जिन्होंने महत्वपूर्ण मोलभाव के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए असुविधा और बचाव के सूक्ष्म संकेत दिखाए। ये संकेत दिखाई तो नहीं देते, लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि निरीक्षकों ने इनके शब्दों में जो आत्मविश्वास था, उसके विपरीत उनके चेहरे पर तनाव के सूक्ष्म भाव देखे। इस असंगति ने मोलभाव के परिणामों को सीधे प्रभावित किया। इसके अलावा यह मामला हमें बहुराष्ट्रीय व्यवसाय में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सावधानीपूर्वक निरीक्षण का महत्व भी सिखाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि केवल शब्दों पर भरोसा करना काफी नहीं होता। यह पूरी जानकारी सार्वजनिक व्यावसायिक रिपोर्टों पर आधारित है। जब हम मौखिक और गैर मौखिक संकेतों के बीच असंगति देखते हैं, तो सबसे पहले हमें विरोधाभासी संकेतों को पहचानना होता है। उदाहरण के तौर पर, जब किसी की बात उनके शरीर की भाषा से मेल नहीं खाती, तो यह अक्सर धोखा या सच्चाई छिपाने का संकेत हो सकता है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई सिर हिलाते हुए हाँ कहता है लेकिन मना करने की मुद्रा में होता है। ऐसे मेल न खाने वाले संकेत हमें सतर्क करते हैं कि शायद बात पूरी तरह सच नहीं है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि कभी-कभी ये विरोधाभास सिर्फ नर्वसनेस या आदतों की वजह से हो सकते हैं। इसलिए तुरंत किसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाने के बजाय हमें सवाल पूछकर और गहराई से जांच करके स्थिति को समझना चाहिए। इस तरह हम ज्यादा सचेत और समझदार तरीके से असंगति को परख सकते हैं। पहले, खुले प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न उत्तरदाताओं को विस्तार से बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे हमें अधिक जानकारी और गहराई में समझ मिलती है। दूसरे, हमारे संवाद में विरामों का प्रभावी उपयोग करना चाहिए। विराम हमें सोचने और स्वाभाविक सुधार करने का समय देते हैं, जिससे बातचीत अधिक सटीक और प्रभावी बनती है। तीसरे, ऐसे प्रश्न बनाएं जो भावनात्मक रूप से जुड़े। जब हम भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, तो हमें सामने वाले की सच्ची भावनाओं और विचारों को समझने में मदद मिलती है। चौथे चरण में मौखिक प्रश्नों के साथ साथ गैर मौखिक संकेतों पर भी ध्यान देना जरूरी है। शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव हमें सत्यापन करने में सहायता करते हैं और किसी भी असंगति को पकड़ने में मदद करते हैं। अंत में, सक्रिय सुनावट और फॉलोअप का अभ्यास करें। ध्यान से सुनना और सही प्रतिक्रिया देना पहचान की सटीकता बढ़ाता है और बातचीत को गहराई देता है। इन 5 चरणों को अपनाकर हम अपने प्रश्न पूछने और अवलोकन कौशल को बहुत प्रभावी बना सकते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को नियंत्रित करें और वस्तुनिष्ठ बने रहें। पहले, यह जरूरी है कि हम अपने निर्णय को पूर्वानुमानों या व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित न होने दें, ताकि हमारा निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत हो। दूसरे, हमें अपने पूर्वाग्रहों को खुद पहचानना चाहिए और मूल्यांकन के दौरान उनकी सक्रिय रूप से समीक्षा करनी चाहिए, ताकि हम अनजाने में गलत फैसले न लें। तीसरे, हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए केवल उन दृश्यमान तथ्यों और व्यवहारिक बदलावों पर जो वास्तविकता को दर्शाते हैं। चौथे, सभी व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए हमें हमेशा संगत और समान विधियों का उपयोग करना चाहिए,
जिससे निष्पक्षता बनी रहे। अंत में, जब हम वस्तुनिष्ठता बनाए रखते हैं, तो इससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है और निर्णय की गुणवत्ता बेहतर होती है, जो किसी भी संगठन या व्यक्तिगत सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धोखा पहचान कौशल को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें नियमित अभ्यास करना होगा, जैसे कि वीडियो उदाहरण देखकर और भूमिका निभाकर। इससे हमारे व्यावहारिक अनुभव बढ़ते हैं और हम ज्यादा सक्षम होते हैं धोखा पकड़ने में। इसके बाद अपनी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। दूसरों की राय से हमें समझ में आता है कि हमने धोखाधड़ी के संकेतों को सही तरीके से पहचाना है या नहीं, और हम अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा कदम है अपने सफल और असफल मामलों की समीक्षा करना। इससे हमें पता चलता है कि कौन से तरीके कारगर रहे और कहाँ हमने गलतियां की। यह सीखने का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा चरण है गैरमौखिक संचार से जुड़े नए शोधों के बारे में खुद को अपडेट रखना। इसी से हमारी पहचान की तकनीकें और भी सटीक होती हैं। और अंत में, निरंतर प्रशिक्षण से हमारे भीतर आत्मविश्वास आता है और हमारी पहचान की सटीकता में सुधार होता है। समय के साथ नियमित अभ्यास से हम अपने कौशल को और भी प्रभावी बना सकते हैं। यही 5 चरण धोखा पहचान कौशल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। उद्योगों में डिसेप्शन डिटेक्शन यानी धोखा पहचान का कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। सुरक्षा पेशेवर इसका इस्तेमाल खतरे की पहचान के लिए बॉडी लैंग्वेज के संकेतों को पहचानने में करते हैं, जिससे वे संभावित खतरों को समय रहते समझ पाते हैं। मानव संसाधन विभाग भी इन कौशलों का उपयोग भर्ती प्रक्रिया में करते हैं ताकि उम्मीदवार की सच्चाई और ईमानदारी का बेहतर आकलन किया जा सके। ग्राहक सेवा के क्षेत्र में यह तकनीक ग्राहक की असंतोष या बेईमानी को पहचान कर सेवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। वहीं कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच के दौरान इन तरीकों पर काफी निर्भर करती हैं, जो अभियुक्त या बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाती हैं। अंत में, इन सभी विविध अनुप्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि पेशेवर सेटिंग्स में बॉडी लैंग्वेज का व्यापक मूल्य होता है, जो विभिन्न उद्योगों में प्रभावी निर्णय लेने में सहायक होता है। जब हम शारीरिक भाषा और धोखे की बात करते हैं, तो कई आम गलत धारणाएं होती हैं, जिन्हें अक्सर सच समझ लिया जाता है। सबसे पहले, यह मिथक है कि अगर कोई आंखों का संपर्क टालता है तो वह हमेशा झूठ बोल रहा होता है, या फिर हाथ क्रॉस करना धोखा देने का निश्चित संकेत होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। इन रूढ़िवादित सोचों के कारण हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि शारीरिक भाषा का अर्थ संदर्भ और व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए सूक्ष्मता को समझना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम इन जालों में फंसने से बच सकें। मिथकों को पहचानना हमें सही साक्ष्यों पर भरोसा करने में मदद करता है, बजाय केवल अनुमानों के। इससे हम बेहतर मूल्यांकन कर पाते हैं और धोखे को सही तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए इन विस्तृत पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हम शारीरिक भाषा की सच्ची भाषा को समझ सकें। जब हम वास्तविक जीवन के पता लगाने के परिदृश्यों की तैयारी करते हैं, तो पहले हमें संदर्भ और पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझना होता है। यह जानना जरूरी है कि परस्पर क्रियाएं किस संदर्भ में हो रही हैं, ताकि हमें सही जानकारी मिल सके। इसके बाद हमें भरोसा बनाना होता है, क्योंकि जब हम खुद को या दूसरों को सहज महसूस कराते हैं, तो नर्वसनेस कम हो जाती है और बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। तीसरे चरण में हमें मूल व्यवहार को ध्यान से देखना होता है, क्योंकि यही हमें सच्ची जानकारी देता है। चौथे चरण में अपनी दृष्टिकोण को अनुकूलित करना जरूरी है, खासकर जब हम विभिन्न सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारकों को ध्यान में रखते हैं, ताकि समझ बेहतर हो। अंत में हमें स्पष्ट पता लगाने के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, जिससे हम जान सके कि हमें कौन सी जानकारी ढूंढनी है और हमारी कोशिशें सही दिशा में हों। ये 5 चरण मिलकर वास्तविक जीवन के पता लगाने को और भी प्रभावी बनाते हैं। इस प्रशिक्षण में हमने धोखाधड़ी की परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकारों को समझा। इसके बाद हमने प्रमुख शारीरिक भाषा संकेतों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि चेहरे की अभिव्यक्तियां, आंखों का व्यवहार, शारीरिक इशारे, मुद्रा और आवाज में आने वाले बदलाव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हम केवल एकल संकेतों पर भरोसा करने के बजाय संकेतों के समूह की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही
हमने सांस्कृतिक संवेदनशीलता और नैतिकता के पहलुओं को समझा, जो व्यावहारिक अवलोकन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अंत में, असली दुनिया के केस स्टडीज के माध्यम से इन अवधारणाओं को लागू करने का तरीका सीखा, ताकि आप अपनी पहचान क्षमताओं को और बेहतर बना सकें। इन सभी बिंदुओं का सहारा लेकर आप धोखाधड़ी की पहचान में अधिक सटीकता और समझदारी ला पाएंगे। धन्यवाद। आपका समय और ध्यान इस प्रस्तुति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूं। आपका सहयोग और सहभागिता आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम लाने में मददगार साबित होगी। फिर से धन्यवाद। यहाँ हमारे संदर्भ दिए गए हैं जो इस विषय की गहराई को समझने में मदद करते हैं। पहला स्रोत एकमैन का 2009 में प्रकाशित चौथा संस्करण है, जिसका शीर्षक है झूठ बोलना, और इसे नॉर्टन, न्यूयॉर्क से प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक झूठ बोलने के मनोविज्ञान और इसकी पहचान के तरीकों पर गहन जानकारी देती है। दूसरा संदर्भ बेरी और उनके सहयोगियों का 2013 का लेख है, जो जर्नल ऑफ नॉनवर्बल बिहेवियर में प्रकाशित हुआ। इस लेख में बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से धोखा पकड़ने की तकनीकों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें गैरमौखिक संकेतों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है। अंत में, पेशेवर विकास से संबंधित नोट यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्रीय प्रशिक्षण और विकास संसाधन सीमित हैं, इसलिए उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम उद्योग रिपोर्ट और प्रशिक्षण सामग्री से खुद को अपडेट रखें, ताकि वे बेहतर दक्षता हासिल कर सकें। ये संदर्भ हमारे चर्चा के विषय को समर्थित और व्यापक बनाते हैं। इस स्लाइड में हम अस्वीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सामग्री केवल प्रशिक्षण और आंतरिक उपयोग के लिए बनाई गई है। इसका मतलब है कि इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। लेखक इस जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय या कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। इसलिए, जब भी आप यहां दी गई किसी रणनीति या तकनीक को अपनाएं, तो अपने व्यावसायिक निर्णय पर भरोसा करें। साथ ही, यह सामग्री कानूनी या व्यावसायिक सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको जटिल कानूनी या नियामक मुद्दों का सामना करना पड़ता है, तो हमेशा योग्य विशेषज्ञों से सलाह लें। हमने सामग्री की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी त्रुटियों की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।